जो जहाँ लिखा होता है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। एक समय की बात है कि एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चल रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो दिखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित जी अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव भी अभी काफ़ी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी हो गई है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम भी। विश्राम करके सुबह फिर प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। और इतना कहकर वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है, वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी आप आगे चले, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन न हुआ। उसने महाकाल से ही पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी लगते हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये सब सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अग्नि मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया कि अग्नि मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है
जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और परेशान हो गया। यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत ही हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह सब बातें सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सच में यमदूत ही है। इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बन सके, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से ही उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अधिक प्रसन्न लग रहा था। और अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए न तो पंडित तक पहुंच रहा था, न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती है शरीर में। इसीलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सच में ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता है, वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है। इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आपे को संभाला, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसीलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर विचलित ही हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी विचलित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी।
और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो विचलित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी किया। पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसीलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को अपनी सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सा से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। चूँकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर काफ़ी चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही हो। तो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ गया और वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न तो रोका न किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य की सीमा